बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो हमारा टॉपिक है आज दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट टॉपिक है ये एटम्स के हवाले से, मीन्स के एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके हवाले से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को हमने आज स्टडी करना है। हम पहले मैं आपको डिटेल बताता आ रहा हूँ कि एटम है तकरीबन 1886 तक जो था, 1886 तक ये था कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या थे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो डिस्कवर हुए थे वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थे। और तकरीबन 1895 तक जो थे इनकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कवर कर लिया गया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ थी इनको एक्सप्लेन तकरीबन मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो था रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया, रदरफोर्ड ने क्या प्रेडिक्ट किया कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हैं किसी एटम्स के अंदर। इसने प्रेडिक्ट किया कि सम न्यूट्रल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स, प्रेडिक्ट दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम्स। अब उसने कैसे प्रेडिक्ट किया? इसने इस तरह प्रेडिक्ट किया क्योंकि इसने कहा कि एटम का जो एटॉमिक मास है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने क्या प्रेडिक्ट किया कि कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल्स एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर मौजूद हैं। इसने ये कहा, अब इसने क्या वजह दी, बिकॉज इसने ये कहा कि जो किसी भी एटम का जो मास है, मीन्स के जो मास है, हम उसको एक्सप्लेन या जस्टिफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास अभी डिस्कवर हुए थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे हम किसी भी एटम्स के मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं हम उसका सही तरीके से बता सकते हैं। कैसे? लेट सपोज हमारे पास दो है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन का जो है वो 1 है और हीलियम का क्या एटॉमिक मास, प्रोटॉन जो है 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्रोटॉन 2 है, इसके अंदर 1 है। इट मीन्स के ये आपके पास क्या होना चाहिए, हीलियम दैट विल बी डबल मास। हीलियम का जो मास है वो क्या हो, ट्वाइस हो देन द मास ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स के हीलियम का जो मास है, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 1 है, इट मीन्स के हीलियम का जो मास है वो डबल होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। किससे? मास ऑफ हाइड्रोजन से होना तो इसे चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं था। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो हीलियम का मास था दैट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स क्या था, ग्रेटर था देन हाइड्रोजन। हीलियम का जो मास था वो 4 टाइम्स, एक्सपेरिमेंट किया गया और उस दौरान इनको मिला कि हीलियम का जो मास है दैट इज 4 टाइम्स ग्रेटर है देन हाइड्रोजन। ये क्या है, 4 टाइम्स ग्रेटर है किससे, हाइड्रोजन से। जाहिर है अब 4 टाइम्स है ये चीजें। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ रदरफोर्ड ने कहा कि शायद, उसने ये बता दिया कि उसके बाद उनको बात पता लगा कि शायद ये इसके अंदर क्या हो, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। उन्होंने कहा कि शायद ये गेमा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, दैट मे बी गेमा पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसके HV गेमा पार्टिकल क्या है, लाइट है एक्चुअली, HV है गेमा पार्टिकल्स दैट मे बी द क्या हो सकते हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन अंटिल 1932, उसके बाद 1932 में जेम्स कैडविक था, एक साइंटिस्ट था जो कि इसको एक फिजिक्स में 1935 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। 1935 में फिजिक्स में इसको 1935 में क्या हुआ, इसको नोबेल प्राइज़ मिला। क्यों मिला? बिकॉज इसने एक्चुअली तौर पे न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। शुरू में देखें इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, रदरफोर्ड ने थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उसने कहा कि मास जो है किसी भी एटम्स का जो है हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की बुनियाद पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर हमारे पास कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स ना हों। तो 1935 में अब जेम्स कैडविक आया, उसने क्या किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और उसको सक्सेसफुली ये न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर गया और इसको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला इसके डिस्कवरी पे।
अब इसने कैसे डिस्कवर किया, जेम्स मिंट का क्या एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या लिया, एक लेड का मीन्स के एक क्या लिया, लेड का एक वैक्यूम लिया, बॉक्स लिया। यूं समझ लें कि इसने एक लेड का इस तरह का एक बॉक्स लिया, उसके अंदर इसने क्या रख दिए, कोई रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन मेटल रख दिया, रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन मेटल को रख दिया। लेट सपोज इसके अंदर क्या था, इसने जो एक्सपेरिमेंट के दौरान लिया वो था पोलोनियम। रेडियो एक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स की एक खसूसियत है कि ये क्या करते हैं, ये रेज इमिट करते हैं, ठीक है ना, अल्फा रेज, बीटा रेज ये इमिट होती हैं इनमें से। अब इसमें क्या हुआ कि रेडियो मीन्स के पोलोनियम ने अल्फा पार्टिकल्स जो है इसमें से इमिट होना शुरू हुए, ऑटोमेटिकली ये क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है इसमें से रिमूव हुए, मीन्स के सॉरी इमिट हुए। पोलोनियम सोर्स जो था इसके अंदर पोलोनियम रखा गया, उस पोलोनियम सोर्स जो है दैट प्रोड्यूस द अल्फा पार्टिकल्स। इसके सामने इसने क्या रख दिया, एक टारगेट मेटल रख दिया, टारगेट मेटल रख दिया, और जो कि बहुत थिन था, तकरीबन थिन था, और इस जो टारगेट मेटल था कौन सा लिया इसने, बेरिलियम लिया। ये अल्फा पार्टिकल्स जब इस टारगेट मेटल्स बेरिलियम को हिट करते हैं तो ये इसमें से क्या हो जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसमें से पास हो जाते हैं। और फिर आगे इसके सामने इसने क्या रखा, एक डिटेक्टर रख दिया, डिटेक्टर रख दिया जो कि डिटेक्ट करता है। अब जब इस डिटेक्टर के ऊपर जब ये क्या करती हैं, मीन्स के पार्टिकल्स जो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स जब हिट करते हैं, मीन्स के इसके ऊपर हिट जाके फॉल करते हैं, तो जो डिटेक्टर की सुई थी, नीडल थी, लेट सपोज ये हम वैसे मैं रीडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जो नीडल थी, सुई थी, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई। जब ये क्या करते हैं, इसके ऊपर जाके हिट करते हैं, तो नीडल जो थी, क्योंकि अगर वो चार्ज होते तो नीडल की जो उसकी जो सुई थी वो डिफ्लेक्ट करती, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं था। तो उसने कहा, कैडविक ने कहा कि ये क्या है, न्यूट्रॉन है। उसने नाम दे दिया कि ये क्या है, न्यूट्रॉन है, जो कि डिफ्लेक्शन जो है, सुई जो है उसकी, जो नीडल्स की, जो डिटेक्टर की जो है उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। अब मज़ीद इस पर आगे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इसके ऊपर बेरिलियम रखा गया, इसके अभी देखें ये सोर्स था, इसके बेरिलियम लगा, इसके दरमियान में कोई ऐसा पार्टिकल रख दिया, कोई ऐसा इसके टारगेट रख दिया जो जिसमें से क्या निकल सकें, प्रोटॉन निकल दो के, जो कि क्या हो, हाइड्रोजन रिच होना चाहिए। मीन्स के ये जो न्यूट्रॉन जो हुए थे, लेट सपोज मैं इनको इधर ले लेता हूँ, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है मैं इसको नीचे यूँ ले रहा हूँ कि लेट सपोज ये जो अभी यहाँ से ये न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे, कहाँ से, ये इसमें सोर्स में से निकल रहे थे। किस सोर्स में से, जो आपके पास बेरिलियम था उस सोर्स में से न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे, ये वाले न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे। इसके सामने एक हाइड्रोजन रिच जो है टारगेट मेटल रख दिया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस रख दिया जो कि हाइड्रोजन रिच थे। लेट सपोज इसके सामने हम वैक्स भी रख सकते हैं, ठीक है ना, पैराफिन भी रख सकते हैं, वाटर भी, उसमें भी हाइड्रोजन है मौजूद, पेपर भी हो सकता है, इसके सामने रख दिया। जब ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इस वैक्स को जाके इसमें से इसको हिट करते हैं, इससे हिट करने के बाद इसमें से कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, पार्टिकल्स इमिट करते हैं। इसके सामने जब हमने क्या रखा, डिटेक्टर रखा गया, तो डिटेक्टर की अब जो नीडल थी उसने क्या करना शुरू कर दिया, डिफ्लेक्शन, उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, डिफ्लेक्शन हो गई। यहाँ पे इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं हुई। लेकिन मजीद एक्सपेरिमेंट, इसको मजीद प्रूफ करने के लिए क्या रखा उसने, वैक्स रखा, पैराफिन हो गया, वाटर हो गए, पेपर हो गया, इसमें यहाँ पे आगे लिखा हुआ पोलोनियम टारगेट रख दिया, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स को जब इसके हिट करते हैं तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। अब देखें सुई नीडल जो थी वो क्या करना शुरू हो गई, उसने क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुई उसमें। इट मीन्स कि डिफ्लेक्शन तो वही कर सकती है जिसके ऊपर क्या होना चाहिए, जिसका क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन तो वही कर सकती है जिसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, मीन्स के या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखें, हम पढ़ चुके हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन, जो मास है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम्स ग्रेटर है देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा है।
इट मीन्स के न्यूट्रॉन जब इसके साथ जाके देखें, ये जो न्यूट्रॉन है इसके साथ जाके हिट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये उसी सूरत में इन प्रोटॉन्स को, इसमें से वेक्स में से जो प्रोटॉन्स हैं इनमें से क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, उस सूरत में कर सकते हैं अगर न्यूट्रॉन का मास इक्वल हो किसके, इन जो ये जो पार्टिकल्स निकले, समझिए ये जो पार्टिकल्स निकले हैं इनके इक्वल होगा तभी उसमें से निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से फिर देखिए, यहाँ से फिर इनको ये पता लगा कि ये जो यहाँ से जो न्यूट्रॉन इसके साथ जाके जो वेक्स हो गया, पैराफिन वाटर या पेपर हो गया, इसको जाके हिट करता है तो यहाँ से क्या निकलते हैं, प्रोटॉन्स निकलते हैं। दे इमिट द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस के एटम्स में से जाके इमिट कर जाते हैं। मीन्स कि इतनी ये पेनिट्रेटिंग पावर है इनका कि ये जाके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को इमिट कर देते हैं। और जब ये डिफ्लेक्शन पे, मीन्स कि जब डिटेक्टर पे जब फॉल करते हैं तो डिटेक्टर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ से पता लगा कि ये क्या है, प्रोटॉन। यहीं से फिर इन्होंने डिटेक्ट किया कि ये जो न्यूट्रॉन है दीज आर द न्यूट्रल। अगर ये प्रोटॉन होते, लेट सपोज ये प्रोटॉन होते और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो इट मीन्स कि इसको एक्सपेल ही नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये क्या है, न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स है, जो कि उनका मास इक्वल है टू द प्रोटॉन एंड दे एक्सपेल द प्रोटॉन फ्रॉम द वैक्स, पैराफिन हो गया, आइदर वाटर आइदर पेपर दैट आर हाइड्रोजन रिच, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। होप के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ इसी तरह इन्होंने जेम्स कैडमिक ने क्या किया, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया और उसको एक पे खराज तहसीन पेश किया गया, इसको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं जो आपने इधर पढ़ा। इसको इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि बेरिलियम टारगेट सोर्स था जिसके ऊपर ये क्या हुआ, क्योंकि पोलोनियम से क्या निकल रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है 2 एंड मास क्या होता है 4 होता है, दैट इज जस्ट इक्वल टू द हीलियम। ये किसके इक्वल होता है, हीलियम। दैट्स वाई हम अल्फा पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे हीलियम लिख देते हैं 2 4। मीन्स कि हीलियम पार्टिकल्स जब बेरिलियम टारगेट मेटल्स, जो बेरिलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर 4 है और मास उसका क्या है 9 है, इसके जब हिट करते हैं तो क्या करते हैं, इस दौरान वो न्यूट्रॉन्स को इमिट करते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या हुए थे, इमिट हुए थे। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है और मास कितना है 1 है, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स को इमिट करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं। अब इसका सम करके देखिए, इसका सम जब करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। ये हुआ 6 हो गए ना, 4 और 2 6 हो गए, कार्बन 6 हो गए। अब आपने क्या करें, 9 और 4 13 होते हैं। इधर ऐसा कोई नंबर लगाएं ताकि इनको सम करें तो आपके पास जवाब ये होना चाहिए। यहाँ पे 9 एंड प्लस 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। यहाँ पे 1 है, क्या होने चाहिए, 12 होने चाहिए। इस तब जाके आपके पास 13 आके बैलेंस हो जाएगी। तो मीन्स कि ये क्या है, 12 हो गए। और ये जो 6 एंड 12 मीन्स कि अगर हम इसको लिखना पहले ना लिखें, हम कार्बन ना लिखें पहले, 6 एंड 12 इट मीन्स कि ये किसका मास है, ये 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का है और मास का कार्बन कितना 12 है। इट मीन्स कि कौन सा है, कार्बन है। इसमें आपके पास ये जो इसका जो बेरिलियम का न्यूक्लियस था, जब हीलियम ने इसके ऊपर जाके हिट किया, न्यूक्लियस के जो बेरिलियम का उसको रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज के किस में चेंज कर दिया, उसको कार्बन के न्यूक्लियस में चेंज कर दिया। तो कार्बन हो गया, प्लस आपके पास क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स इमिट हुए। ये थी इसकी इक्वेशन। अब हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, पहले हम इनका डिके देखते हैं कि न्यूट्रॉन किस में डिके करते हैं, ये किस में डिकम्पोज होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन 0 1, न्यूट्रॉन जो होते हैं दे डिके इनटू द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो है वो किस में डिके करते हैं, प्रोटॉन में डिके करते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन में डिके करते हैं, प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल्स पे डिके करते हैं। न्यूट्रिनो हमने पढ़ा था कि एटम्स के अंदर क्या है, तकरीबन 100 जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सॉरी पार्टिकल्स जो हैं अभी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें दो है। तो इट मीन्स कि न्यूट्रिनो उसके अंदर मौजूद है। ये न्यूट्रिनो में उसका 100 में से उसका एक हिस्सा है। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो डिके करता है, इसमें डिके कर गया प्रोटॉन में जिसका चार्ज 1 है और प्लस 1 उसके ऊपर क्या है, एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन में प्लस
न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में क्या फ़र्क है? देखिए न्यूट्रिनो के ऊपर कोई भी 0 0 है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है 0 1 है, मास 0 है, लेकिन न्यूट्रिनो के ऊपर कोई मास नहीं होता। तो जब डिके होता है तो यहाँ पे आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी जो है न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी जो है ये, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स के दे कैन नॉट आयनाइज द गैस। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आयनाइज नहीं करते किसको, गैसेस को। सो न्यूट्रॉन कैनॉट आयनाइज द गैस, ये गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। तीसरी इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड प्रोटॉन। अब अभी हमने यहाँ पे पीछे इसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि ये वैक्स हो, पैराफिन हो, वाटर हो, पेपर हो, सेल्यूलोज हो, उसमें जो हाई स्पीड प्रोटॉन्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं। सो दे कैन एक्सपेल। हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम, कहाँ में से, किस में से निकाल सकते हैं, फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेल्यूलोज। वाटर हो गया, पेपर हो गया, इनके वैक्स हो गया एंड सेल्यूलोज। अब हमारे पास फोर्थ जो होती है न्यूट्रॉन्स की स्पीड। न्यूट्रॉन्स की स्पीड्स को हम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करते हैं उसकी एनर्जी की बुनियाद पे। अगर एक न्यूट्रॉन की जो स्पीड है, इसकी न्यूट्रॉन की अगर एनर्जी कितनी हो, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज़्यादा हो। अगर न्यूट्रॉन की स्पीड जो हो वो क्या हो, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम उसको कहेंगे फास्ट न्यूट्रॉन्स। हम उसका नाम क्या देंगे, फास्ट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स की स्पीड जो हो, न्यूट्रॉन की स्पीड क्या हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो हम उनको कहेंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स या स्लो न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी क्या हो, एनर्जी बिलो हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे न्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी क्या हो, एनर्जी बिलो हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, स्लो न्यूट्रॉन्स हैं। अब इनका फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स का क्या फ़ायदा है? देखिए जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस। मीन्स कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को हमने कैरी आउट करना है, मीन्स कि इसको इनिशिएट करना है, तो उसके लिए स्लो न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन्स। किसके साथ, फास्ट न्यूट्रॉन्स के मुताबिक स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, किसमें, इन मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस में। समझ आ गए? तो स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव, ये क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द, किसके लिए, फिशन पर्पसेस के लिए। तो इसी तरह अगर हम याद रखिएगा, अगर आपके पास फास्ट न्यूट्रॉन है, इफ़ यू हैव फास्ट न्यूट्रॉन, अगर आपके पास क्या है, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है, वो हमेशा क्या एक्सपेल करेगा, अगर वो टारगेट पे हिट करेगा तो उस दौरान वो हमेशा अल्फा पार्टिकल्स क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, उसमें से हमेशा अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेल होगा। अगर आपके पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, स्लो मूविंग क्या है, न्यूट्रॉन है, तो हमेशा ये क्या इमिट करेगा, बीटा पार्टिकल्स को इमिट करेगा, दैट ऑलवेज एक्सपेल द बीटा पार्टिकल्स। ठीक, हम अभी इसका एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है नाइट्रोजन है 714 प्लस इसके ऊपर क्या करवा रहे हैं हम, न्यूक्लियस हिट कर रहा है इसको। तो इस दौरान क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन है दैट इज फास्ट मूविंग, हम कहते हैं ये क्या है, फास्ट मूविंग है। तो मैं आपको बता चुका था कि वो क्या करेंगे, किसको एक्सपेल करवाएंगे, अल्फा पार्टिकल्स को एक्सपेल करवाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स की 2 4 है। अब आप इसको रीअरेंज करो तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। 14 + 1 कितना हो गया, 15 हो गया।
7 प्लस 0 आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। इस दौरान आपके पास 2 आ गए। इट मीन्स के 7 में से -2 करोगे तो इधर कितना आना चाहिए, 5 आने चाहिए। 15 में से 4 को माइनस करो तो कितने आने चाहिए आपके पास, 11 होने चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ये जो 5 एटॉमिक नंबर है किसका, बोरान का है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, तो इसका न्यूक्लियस चेंज हो गया किसमें, बोरान में। ये फास्ट मूविंग था, ठीक। इसी तरह अगर आप स्लो मूविंग का भी करवाते हैं तो वो क्या करेगा, आपको इमिट करवाएगा, किसको इमिट करवाएगा, बीटा पार्टिकल्स को इमिट करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को। So slow moving neutron, इसका देख लेते हैं। स्लो मूविंग क्या करता है, जब हम कॉपर लेते हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 एंड उसका एटॉमिक मास जो है वो 65 है, ये 65 है। जब इसको क्या करता है, न्यूट्रॉन हिट करता है, तो कॉपर जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर किस में चेंज होता है, रेडियो एक्टिव कॉपर में चेंज होता है। पहले ये किस में चेंज होता है, रेडियो एक्टिव कॉपर में चेंज होता है, जिसका एटॉमिक मास 66 होता है। प्लस उस दौरान ये क्या करता है, गेमा रेडिएशंस को इमिट करता है, दैट इमिट द गेमा रेडिएशंस। ये क्या होता है, अब रेडियो एक्टिव कॉपर में चेंज हो गया, ये रेडियो एक्टिव है। ये अब ऑटोमेटिकली रेडियो एक्टिव जो है ये रीअरेंज होगा, 66 जो होता है ये रीअरेंज होता है। जब ये रीअरेंज होता है उस दौरान ये क्या करता है, बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है। अब आपके पास कितना मास होना चाहिए, मीन्स के यहाँ पे कितने होने चाहिए, 30 में से -1 करूंगा तो क्या होना चाहिए, 29। इधर 29 होने चाहिए, ये तो 66 होना चाहिए, सॉरी 30 होना चाहिए, सॉरी 30 में से -1 करो तो 29 आएगा। तो ये किसका है एटॉमिक नंबर, जिंक का है। तो कॉपर जो है 2965 जो है न्यूट्रॉन स्क्वायर हिट करता है, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है पहले क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है रेडियो एक्टिव। पहले कॉपर किस में होता है, रेडियो एक्टिव में, और फिर वो फौरन जो है किसमें स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, जिंक। प्लस उस दौरान आपके पास क्या आता है, बीटा पार्टिकल्स इमिट होता है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स, इसका मतलब है दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्या रहते हैं, अनडिफ्लेक्ट होते हैं, इसके अनडिफ्लेक्ट हो रहते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होते हैं, ये उसमें डिफ्लेक्ट नहीं होते। इसका मतलब है कि क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। इसी तरह जो न्यूट्रॉन्स हैं, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इनको इस्तेमाल होता है। ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, दे यूज्ड एज ए प्रोजेक्टाइल। सो दीज न्यूट्रॉन्स यूज्ड एज ए प्रोजेक्टाइल, सॉरी प्रोजेक्टाइल की स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल in order to carry out न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी करवाना है तो आप लोगों ने न्यूट्रॉन को क्या यूज करोगे, एज ए प्रोजेक्टाइल के यूज करोगे। न्यूट्रॉन को अपने प्रोजेक्टाइल यूज करना है। प्रोजेक्टाइल आपको पता है, इसमें आप पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। अगर आप ऊपर से बाल फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल जाती है, 2 डायमेंशनल जो होती है, सीधा और फिर फॉल कर जाती है, तो ये प्रोजेक्टाइल है। तो ये जाके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे आप क्या करें, न्यूट्रॉन को हिट करवा रहे हो, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर जाके हिट करेंगे। जब हिट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियस को रीअरेंज कर देंगे और उसमें से पार्टिकल्स को इमिट करेंगे। आइदर अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, क्या है वो आपके पास बीटा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो मीन्स के आपने क्या किया कि न्यूट्रॉन जो है उसको आपने किसके तौर पे यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, प्रोजेक्टाइल। और मैं आपको बता चुका था कि जो इफेक्टिव जो है वो कौन सा है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स है। क्योंकि फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस को हिट नहीं कर सकते हैं, जबकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से न्यूक्लियस में जाके हिट करते हैं और आसानी से उसमें से अल्फा पार्टिकल्स और जो बीटा पार्टिकल्स हैं उसको इमिट करते हैं। यहाँ तक। और दूसरा थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल अगर इसका मीन्स कि इनका इफेक्ट देखा जाए तो दे आर यूज्ड इन
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसको हम कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चलो बता देता हूँ। यूनिट दिया गया है 1 AMU जो होता है, इसको आपने जहन में रखना है। ये किसके बराबर होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg की होता है। ये था आपका आज का लेक्चर, किसके बारे में? न्यूट्रॉन्स के बारे में। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।